लास्ट टाइम मैंने इंटरनल एनर्जी स्टार्ट करना था, सही ना? इंटरनल एनर्जी टॉपिक जो वो स्टार्ट करना था, वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्या क्या करा दिया, उसको अगर तुम्हें याद नहीं किया है, ध्यान रखना हर एक पॉइंट, हर एक चीज आपस में रिलेटेड है। अगर तुम उसे याद नहीं कर रहे हो तो आगे समझ आने में दिक्कत आएगी, आगे समझ आने में तब दिक्कत आएगी काफी ज्यादा। इसलिए मिस नहीं करना है कोई भी लेक्चर इसका। नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है इंटरनल एनर्जी। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें मेनली क्या कराया था, पहले डेफिनेशंस वगैरह करा दी थी। एक्सटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज करा दिया था, है ना? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको डिटेल में ले लिया था। इसके अलावा मैंने तुम्हें स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट फंक्शन, ये दोनों टर्म्स करा दी थी। और अभी हमें जो टॉपिक लेना है वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, है ना? इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं ई से और यू से, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका पहले। ई से और यू से इसको डिनोट करते हैं, ई से या यू से डिनोट करते हैं। और इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। इंटरनल एनर्जी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। स्टेट फंक्शन का मतलब भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है। स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब पी वर्सेस वी का कर्व। अगर मैं एक पॉइंट से, ध्यान देना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, ए से बी पे, पाथ वन से, ए से बी पे गया पाथ टू से, ए से बी पे गया पाथ वन से, ए से बी पे गया पाथ टू से, तो डेल्टा ई जो है ई बी माइनस ई ए होगा। पाथ वन से गए अगर, डेल्टा ई ई बी माइनस ई ए होगा अगर हम पाथ टू से गए। ई बी माइनस ई ए जो है वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा, सही ना? स्टेट फंक्शन का मतलब है पाथ कोई भी हो, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा सिर्फ। और अगर हम ए से दोबारा ए पे आ गए तो नेट इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर स्टेट फंक्शन का जो चेंज होता है वो जीरो होता है। ये तुम्हें मैंने बता रखा है पहले, है ना? इसके बारे में मैं बता चुका हूँ तुम्हें। और मैंने कहा था कोई भी सिस्टम है, उसकी जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये दो चीजें होती हैं। ये मैंने तुम्हें लास्ट टाइम इसकी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन भी किया था, जिसने और नहीं अटेंड किया है उसमें मैंने प्रॉपर एग्जांपल ली थी चार पांच जिसकी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, प्लस इंटरनल एनर्जी, जिसको हम नहीं लिखते हैं। हमें ध्यान रखना इंटरनल एनर्जी पढ़नी है सिस्टम के अंदर की। ये नहीं कि ये कोई एक सिस्टम, ये कोई ब्लॉक है, ये मूव कर रहा है, इसकी इंटरनल हमें पढ़नी है, इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी, अंदर की एनर्जी, यानी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, या उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इन सब के बारे में स्टडी करना है। तो इंटरनल एनर्जी जो है क्या है? एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। क्लियर? इंटरनल एनर्जी क्या है? एनर्जी जो सिस्टम के अंदर स्टोर है, इनहेरेंट एनर्जी जो है, इसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और ये बहुत सारी एनर्जीज का सम होता है। बहुत सारी एनर्जीज कौन सी हैं, मैंने नाम बताया था तुम्हें, नेकपी वर्ड से याद कर लेना इसको। न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियस की एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से जो एनर्जी आएगी, केमिकल एनर्जी, बॉन्ड्स के बनने से या बॉन्ड्स के टूटने से जो एनर्जी आएगी, केमिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तीन एनर्जीज का सम थी, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। ट्रांसलेशनल, किसी भी टेम्परेचर पे एक्टिव होगी ये सारी एनर्जीज, किसी भी टेम्परेचर पे सारी एनर्जीज एक्टिव होंगी। ट्रांसलेशनल यानी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस, तुम्हारी तरफ, इस पॉइंट से तुम्हारी तरफ आते हुए इस पे जो मूवमेंट होगा, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वाइब्रेशनल यानी टू एंड फ्रो मोशन जो पेंडुलम के अंदर होता है। रोटेशनल, कोई भी मॉलिक्यूल लिया मैंने H2, इस लाइन के अराउंड जो रोटेट करेगा, ये इस लाइन के अराउंड जो रोटेट करेगा तीनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के या जेड एक्सिस के अराउंड जो रोटेट करेगा मॉलिक्यूल, उससे आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, तीनों मिलाकर टोटल काइनेटिक एनर्जी देंगी। तीनों मिलाकर क्या देंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी। और फिर ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। ये पांच एनर्जीज है जिनका सम होता है इंटरनल एनर्जी। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि कौन सी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड नहीं होती, तो स्पेशली उसमें आता है ग्रेविटेशनल एनर्जी, वो इंक्लूड नहीं होती। तो ये पांच एनर्जीज हैं
न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, काइनेटिक और पोटेंशियल, जो इंटरनल एनर्जी के अंदर आएंगी, जो इंटरनल एनर्जी के अंदर आएंगी। अब इसमें क्वेश्चन एक आता है कि जो इंटरनल एनर्जी है इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते। ये क्वेश्चन आता है, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते। तो उसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये बहुत एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं निकाल पा रहे हम, क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जीज का सम है। न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, काइनेटिक और पोटेंशियल, कहीं ना कोई वेरिएशन होगा, बिकॉज इट इज सम ऑफ वेरियस एनर्जीज, सो वी कांट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसलिए हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जीज का सम है, क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जीज का सम है, इसलिए इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ गए कि नहीं? है क्वेश्चन क्या है, वो दोबारा सुन लेंगे। इंटरनल एनर्जी की, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पूछेंगे इस क्वेश्चन को, सही ना। क्वेश्चन क्या है, इंटरनल एनर्जी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते। तो क्या आंसर है इसका, क्योंकि ये पांच एनर्जीज का, ये पांच एनर्जी मैंने लिखी है यहाँ पे, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, काइनेटिक और पोटेंशियल, ये पांच एनर्जीज का सम है, इसलिए हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब एक टर्म इसके आगे का टॉपिक है ये, वो भी सुन लेंगे एक बार। जैसे एक एंथैल्पी कंटेंट दिया जाता है, एंथैल्पी कंटेंट एच क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी कंटेंट या हीट कंटेंट, दिस इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। हम इस एंथैल्पी की भी एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों, क्या रीजन होगा। एंथैल्पी की भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या रीजन होगा उसका। सर ई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ, क्योंकि हमें ई नहीं पता, क्योंकि ई की वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं निकल पा रही है, इसलिए एच की भी नहीं निकलेगी, क्योंकि ई की वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं निकल पा रही है, इसलिए एच की भी नहीं निकलेगी। समझ गए कि नहीं है। तो ये याद रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की भी नहीं निकल पाएगी, एच की भी नहीं निकल पाएगी। और एक टर्म होती है जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये होता है एच माइनस टी एस, एच एंथैल्पी, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी, एस क्या यहाँ पे एंट्रोपी। अब जी की भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों। एच की नहीं पता एग्जैक्ट। क्योंकि एस की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ई की वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ध्यान रखना, ई, एच और जी वी कांट फाइंड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इट इज सम ऑफ वेरियस एनर्जी, पांच एनर्जीज का सम है इसलिए। तो ये तीनों केसेस याद रखना है इसके अंदर। डेल्टा ई जो है रिएक्शन के केस में, मान लो कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, तो डेल्टा ई इस केस में ईपी माइनस ई आर भी होता है, ईपी माइनस ई आर, डेल्टा ई क्या होगा, ईपी माइनस ई आर। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए था ना, डेल्टा ई क्या होगा, ईपी माइनस ई आर। क्लियर है कि नहीं है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी अब है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो थी, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज। ध्यान रखना, हम इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की कभी नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते मैंने बता दिया, लेकिन हम इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज। पहले जो इंटरनल एनर्जी थी वो ई थी, अगर सर एक बार मान दोबारा लो, बता दो, क्या चीज, इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं निकाल सकते। ये पांच एनर्जीज का सम होता है ना, इसलिए नेक पे लिखा था मैंने अभी पीछे, न्यूक्लियर एनर्जी। मैं तीन चार बार तो रिपीट कर चुका हूँ सेम चीज को, ई, एच और जी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसकी क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पांच एनर्जीज का सम था, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, काइनेटिक और पोटेंशियल, पांच एनर्जीज का सम है इसलिए। फिर एच क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि एच के अंदर ई आ रहा है और ई की वैल्यू निकाल नहीं सकते। और जी क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जी के अंदर एच आ रहा है, एच एंथैल्पी है, एस एंट्रोपी है। ये फॉर्मूला याद कर लेना जरूर। मैंने पूछा एंथैल्पी कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, तो तुम बोलोगे ई प्लस पी वी। मैंने बोला गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो एच माइनस टी एस, एच माइनस टी एस। ये क्लियर होगी सर बात है कि एच नहीं। क्या है यहाँ पे। एंट्रोपी, मूवमेंट, डिसऑर्डर, ये पहले बताया हुआ मैंने, एस एंट्रोपी होता है, सही है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना। और डेल्टा ई मैंने बता दिया, किसी रिएक्शन के लिए क्या होगा, ईपी माइनस ई आर, ईपी माइनस ई आर, ये होगा। अब नेक्स्ट चीज है इंटरनल एनर्जी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी आइडियल गैस के लिए मेनली उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्यों। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज मेनली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्या रीजन होगा इसका। मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते तो फिर इंटरेक्शन बहुत कम होती है। हाँ, देखो, इंटरनल एनर्जी मेनली मैंने तो बताया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है।
काइनेटिक एनर्जी प्लस न्यूक्लियर, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक, वो तो सब पोटेंशियल के टाइप ही है लगभग। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी दोनों के इक्वल होता है ये। आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में याद रखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 8 पोस्टुलेट्स होते हैं। उसमें बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती थी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जब इंटरेक्शंस, अट्रैक्शंस होती इन दोनों में। लेकिन आइडियल गैस के अंदर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, अट्रैक्टिव फोर्स होता है नेग्लिजिबल। आइडियल गैस के अंदर क्या माना गया है कि अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल है। इसका रीजन दिया गया है कि एक हाईली कंप्रेस्ड गैस है, हाईली कंप्रेस्ड गैस है, जैसे ही उसके ऊपर से प्रेशर हटाएंगे मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग जाएंगे। यानी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसीलिए इंटरनल एनर्जी किसी आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, क्योंकि उसके में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्लियर होगी बात कि नहीं है? इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी आइडियल गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओनली। रीजन क्या है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के केस में जीरो होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती है। क्लियर हो गया कि नहीं है? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? एक एक मैं तो दोबारा बोल रहा हूँ, इसका एक एक वर्ड बहुत प्रॉपर तरीके से सुनना, नहीं तो फिर तो चैप्टर रह जाएगा। आगे ना कहीं मैं रिलेट कराऊंगा जरूर बातों को। कोई डाउट किसी को? इसमें मैंने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं स्कूल में जो आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये कि व्हाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कांट बी फाउंड। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्कूल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और 2 प्रॉपर्टीज बताई कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और लास्ट क्वेश्चन बताया मैंने, इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। क्यों होती है? क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और वो क्यों जीरो होती है? क्योंकि कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में, ये माना गया ऐसा। there is no force of attraction between molecules, so potential energy is zero. So all internal energy is equal to kinetic energy only. All internal energy is mainly coming from kinetic energy. तो इंटरनल एनर्जी के जो पॉइंट्स बताए हैं सब पता होने चाहिए। और इंटरनल एनर्जी 5 एनर्जीज का सम है, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल। ये रटा होना चाहिए तुरंत। नेक्स्ट हम नोट करना है इसमें आगे। नेक्स्ट नोट करेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ये यहां से पहली डेरिवेशन आएगी, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। बहुत ध्यान समझेंगे। वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। मान लिया कोई गैस है किसी वेसल में जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। यहाँ कोई गैस थी, एक्सपैंड कर गई है थ्रू लेंथ डीएल। ये गैस ऊपर आ गई है, थ्रू लेंथ डीएल एक्सपैंड कर गई है। थ्रू लेंथ डीएल ये गैस एक्सपैंड कर गई है, डीएल लेंथ से एक्सपैंड कर गई है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। ऊपर क्या लग रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। गैस ये ऊपर जा रही है और किसके अगेंस्ट जा रही है? किसके अगेंस्ट जा रही है? एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर जो लग रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, उसके अगेंस्ट जा रही है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस? वो तुम्हें पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस है डीएल। तो यहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ जाएगा? फोर्स को लिख देंगे प्रेशर, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर गैस जा रही थी, तो प्रेशर एक्सटर्नल इनटू एरिया, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेसल, इनटू डीएल, इनटू डीएल। अब ए इनटू डीएल क्या बन जाएगा? डीवी। ए इनटू डीएल क्या हो गया? डीवी, जो वॉल्यूम एक्सपैंड किया है। तो डी डब्ल्यू यहां से आ जाएगा, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, पी एक्सटर्नल डीवी। कोई डाउट यहां पे किसी को? और ध्यान रखना गैस एक्सपैंड कर रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम है ये। वर्क डन बाय द गैस जब एक्सपैंड करेगी, वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव, नेगेटिव। वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हमेशा नेगेटिव होगा, ये भूलना नहीं। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव। सही ना? वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव, ये भूलना नहीं है। वर्क डन बाय द सिस्टम मींस वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड दिस इज नेगेटिव। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी खर्च होगी,
वो अपनी एनर्जी यूज करेगा, इंटरनल एनर्जी को, इससे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, कम का मतलब नेगेटिव, फिजिक्स में उल्टा मानते हैं इनको। दूसरा वर्क ऑफ कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन मतलब गैस के ऊपर वर्क हो रहा है, जैसे हम पिस्टन से प्रेस कर रहे हैं, वर्क ऑफ कंप्रेशन मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लेंगे, पॉजिटिव। वर्क ऑफ कंप्रेशन इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड इज टेकन एज पॉजिटिव, इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ये भूलना नहीं है। तो ऊपर जो मैंने वर्क ऑफ एक्सपेंशन निकाला है, ऊपर जो मैंने वर्क ऑफ क्या निकाला है, एक्सपेंशन, तो वो क्या होगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा। डीडब्ल्यू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, डीडब्ल्यू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, सही ना, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। कोई डाउट किसी को, डीडब्ल्यू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क ऑफ कंप्रेशन इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम है वर्क, सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे। तो पिस्टन से जैसे प्रेस कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली भागेंगे तेज तेज, सबकी एनर्जी बढ़ेगी, तो मानते हैं कि एनर्जी बढ़ रही है, पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव, वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव, वर्क ऑफ कंप्रेशन पॉजिटिव, वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव, वर्क ऑफ कंप्रेशन पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है अगर सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस तो पॉजिटिव, यानी सिस्टम में हीट से एनर्जी बढ़ाई है तो पॉजिटिव, या सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है तो पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव। समझ गए कि नहीं, हीट कोई सिस्टम गेन कर रहा है तो पॉजिटिव, हीट कोई सिस्टम लूज कर रहा है तो नेगेटिव। ये कन्वेंशन समझ आ गई कि नहीं, एक्सपेंशन तो नेगेटिव, कंप्रेशन तो पॉजिटिव। एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है तो पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव। ये कन्वेंशन में यूज करूंगा, हीट गेन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो ये एक मैंने फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे, डी डब्ल्यू टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, इसको भूलना नहीं है, डी डब्ल्यू टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब इसको फॉलो करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर तुम्हें निकालना वर्क डन, प्रेशर, वॉल्यूम, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर, वॉल्यूम दे रखा है लीटर में, प्रेशर दे रखा है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में। मान लिया यहाँ पे 2 लीटर था पहले, और अब ये हो गया 10 लीटर। प्रेशर पहले था 4 एटमॉस्फेयर और अब हो गया 8 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर से 8 एटमॉस्फेयर। अब मैंने इसमें बोला तुम्हें इस एरिया में ए बी सी डी, इसमें वर्क डन निकालो, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए से हम पॉइंट ए की तरफ दोबारा आ रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, अगर हम आ रहे हैं दोबारा ऐसे, तो वर्क डन क्या होगा, सर -32 वर्क डन क्या लीटर होगा, एटमॉस्फेयर, सर वर्क डन -32 निकालना लीटर है इसका। एटमॉस्फेयर, हाँ किससे बोला है, क्या बोला है, आवाज नहीं आ रही है, सर -32 लीटर एटमॉस्फेयर, किससे बोला है ये, सर रिदम, एकदम वो पूरा बता इसमें, वर्क ए बी क्या होगा, वर्क बी सी क्या होगा, वर्क सी डी क्या होगा, वर्क डी ए क्या होगा। सर वर्क ए बी में तो हम सर डेल्टा भी हम ले लेंगे, जैसे 8 लीटर हो जाएगा, तो फिर हाँ सर प्रेशर कांस्टेंट है तो -8 इंटू 8, तो सर वो हाँ बिल्कुल सही 64 है। लीटर। अब रिदम इसको निकाल, वो उसमें जूल में, तूने अभी लीटर एटमॉस्फेयर बोला ना, जूल में निकाल इसको। सर एक सेकेंड, ये भव्या, यस सर। भव्या तुमने अभी ज्वाइन किया क्या, यस सर। अच्छा एक बार देखो भव्या, एक चीज देख लो बार, ये एक बस भव्या एक चीज देख लो, आगे समझ आ जाएगा फिर। ओके सर। देखो देखो
यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं, ये कोई गैस है इधर इस वेसल के अंदर, सही ना, ये वेसल है, इसके अंदर कोई गैस है, ये रही डॉटेड से शो किया जो मैंने, ये एक्सपैंड कर रही है थ्रू लेंथ टीएल, सही है, ये एक्सपैंड कर रही है थ्रू लेंथ टीएल, क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या? फोर्स इनटू डिस्टेंस डीएल। यस सर। हाँ रिदम सही है। तो ये फोर्स क्या हो गया? प्रेशर इनटू एरिया होता है। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया ये होता है, और ए इनटू डीएल क्या होता है? डीवी। एरिया इनटू लेंथ क्या होता है? डीवी होता है कि नहीं? यस सर। और गैस एक्सपैंड कर रही है, वर्क डन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो होता है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, अंकुश सही है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है? ये गैस एक्सपेंड कर रही है ना, वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि गैस काम कर रही है, यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम जब भी काम करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय वर्ड याद रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज ऑलवेज नेगेटिव। सिस्टम काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी खर्च होगी, इसलिए नेगेटिव है। और वर्क ऑफ कंप्रेशन यानी सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, वर्क ऑफ कंप्रेशन मीन सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम कभी भी लिखा हो, ऑन द सिस्टम लिखा होगा तो पॉजिटिव लेना। सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए पॉजिटिव लेना है। और इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी तो पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो नेगेटिव। क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर। बस अब ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। dw इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dv। जो गैस एक्सपैंड कर रही थी वो इस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रही थी, इसके अगेंस्ट काम कर रही थी, इसलिए माइनस पी एक्सटर्नल dv। क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर। अब इसी चीज को आगे देखो। अब यहां मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस ए बी सी डी, एरो दिखा रखे मैंने, ए बी सी डी ए में वर्क डन क्या होगा? ए बी सी डी ए में वर्क डन क्या होगा? डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा ई क्या होगा? ये चीजें पूछी है। तो वर्क डन देखेंगे अब इधर। वर्क डन कैसे मिलेगा? वर्क डन विल बी वर्क ए बी प्लस वर्क बी सी प्लस वर्क सी डी प्लस वर्क डी ए। ये वर्क डन होगा इसमें, वर्क ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये वर्क डन है, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल जाएगा? ध्यान देंगे इधर, वर्क ए बी, वर्क ए बी कितना हो जाएगा? वर्क ए बी प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर, चेंज इन वॉल्यूम 2 लीटर से 10 लीटर तक। तो वर्क ए बी माइनस पीडीवी होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, ए से बी जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और प्रेशर कांस्टेंट है 8, तो माइनस 8 इंटू 10 माइनस 2। ये वर्क ए बी आ गया। वर्क बीसी और वर्क डी ए तो जीरो है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। वर्क बीसी देखो इधर, इधर वर्क डन जीरो होगा और डीए में वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, तो ये तो जीरो है सीधा, वर्क डीए भी जीरो है। तो वर्क सीडी निकाल रहे हैं अब सिर्फ, वर्क सीडी। वर्क सीडी क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट है 4 एटमॉस्फेयर, और एक्सपेंशन से यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन। तो ये 4 एटमॉस्फेयर आ जाएगा, 4 इंटू क्या आ जाएगा साथ में? 4 इंटू क्या आ जाएगा? सर -8। 4 इंटू 8 लिखेंगे, कंप्रेशन है ना, प्लस नेगेटिव हाँ, ऐसे वो मत माइनस करना। पहले कैंसिल हो गया। हाँ पहले कैंसिल हो गया। तो 10 माइनस 2 ये कितना आ गया? 8। तो ये कितना आ गया? माइनस 8864, और यहाँ पे 4832, तो माइनस 32 आ जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर में। नहीं समझ आया? सर इसको एरिया से भी कर सकते हैं। हाँ उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा अभी। वर्क ये आ गया माइनस सर 32 लीटर एटमॉस्फेयर। सर B2C में VDP करके नहीं कर सकते? B2C में VDP, V2C और नहीं D2A VDP में। नहीं लेते ना अनुराग, उसमें हम वर्क कौन सा मानते हैं? जिसमें वॉल्यूम में चेंज हो। VDP पूछेगा तो निकालना, नहीं तो नहीं निकालना। सही है? अच्छा सर, अच्छा। वो ध्यान रखना हमेशा, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्डन जीरो लेना है, रिजिड में जीरो लेते हैं वर्डन। तो माइनस 32 लीटर एटमॉस्फेयर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। माइनस 32 लीटर एटमॉस्फेयर आ गया। और 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना जूल होता है? सबको पता होना चाहिए भी। 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101.3। हाँ 101.3 जूल होता है। इसको खुद डायमेंशन से निकालना। 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 जूल।
1 लीटर एटमॉस्फेयर 1.3 जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना। -32 इंटू 101.3 जूल, -3200 जूल के आसपास आंसर आ जाएगा। और डेल्टा एस, ये सब टर्म्स क्या होंगी? डेल्टा एस, डेल्टा ई, तीनों की तीनों स्टेट फंक्शन है। साइक्लिक प्रोसेस में इनकी वैल्यू क्या होगी? 0। साइक्लिक प्रोसेस में इनकी वैल्यू 0। ये Zero. साइक्लिक प्रोसेस में इनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये क्वेश्चन कर लेना ढंग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, इस वर्क डन को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एक स्टेप में। एक स्टेप में कैसे? एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व। वो कितना होगा? एरिया अंडर दिस कर्व, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 10 - 2 8, 10 - 2 8 है। और ब्रेड्थ कितनी है? 8 - 4 4, तो 32 डायरेक्ट आ गया। 32 लीटर एटमॉस्फेयर डायरेक्ट आंसर आ गया ना। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये कैसे पता लगेगा? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे पता लगेगा? बाय द गैस सिस्टम डायरेक्शन से जाएगा। कौन सा आएगा ये? सर क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। बिल्कुल सही है। किसने बोला ये? सर एकदम रिदम ऐसे आंसर देना क्लास में, तो फिर अच्छा लगेगा, तेरे को भी अच्छा लगेगा फिर। क्योंकि क्लॉकवाइज है वर्क डन, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव। तो -32 लीटर एटमॉस्फेयर, ये आ जाएगा आंसर। -32 लीटर एटमॉस्फेयर डायरेक्ट। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंड क्लॉकवाइज है तो वर्क एक्सपेंशन ही होगा, और एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। दूसरा एक और निकाल देंगे जल्दी से आंसर, ताकि ये थोड़ी प्रैक्टिस में रहे। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, मेरे को करवाने हैं अभी। ये सिंपल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। जैसे इसमें वर्डन निकालना तुम्हें, तुम्हें ऐसे जा रहे हैं। इसमें वर्डन निकालना है, हम इस तरह से जा रहे हैं। और ये तुम्हें दे दिया डेटा, ये दे दिया मैंने 4 और ये दे दिया 8 प्रेशर एटमॉस्फेयर में। ये दिया 2, ये दिया 6 वॉल्यूम लीटर में है। तो बोला इसमें वर्क डन कितना होगा? डेल्टा एच और डेल्टा पी कितना होगा? कोई भी चीज पूछ ली इसमें, तो क्या आंसर देंगे? बोलो वर्क डन कितना होगा? सर पाई r स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये होगा। सर वो 8 हो जाएगा, 8 पाई। सर माइनस का 4 पाई। 16 पाई, 16 सॉरी। हाँ, पाई इंटू, और वर्क डन क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा। और एक पाई आर Sir, स्क्वायर को आर इंटू आर रखा। -25.12 हाँ, 8 माइनस, लीटर है। चलो पाई 16 में लिख पाई। देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस पाई आर की वैल्यू, आर की वैल्यू एक 4 लेंगे लीटर में, एक 4 लेंगे एटमॉस्फेयर में। 4/2 कर देंगे इसको। बाई 2 क्यों करेंगे? आर की वैल्यू चेक करो। सर आर के लिए हाँ, रेडियस के लिए। तो कितना आ जाएगा आंसर? -4 पाई, -4 sir. पाई। -4 पाई लीटर एटमॉस्फेयर। 8 पाई किसने बोला है? एट पाई किसने बोला है? ये आभा गुप्ता नाम से किसने एंटर किया है? सर दृष्टि। चलो, -4 पाई लीटर एटमॉस्फेयर आ जाएगा फिर आंसर। सही ना? -4 पाई लीटर एटमॉस्फेयर में आंसर आएगा। और लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में करना है, तो इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। किसी को डाउट तो नहीं कोई? चलो फिर तुम्हें ये चीज समझ आ गई। अब नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें। अब एक जो टॉपिक करना है ना मेरे को नेक्स्ट, वो है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन। लेकिन उससे पहले एक चीज और पढ़ेंगे, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन। उससे पहले एक चीज और है, ठीक है ना? उससे पहले एक चीज पढ़ेंगे हम, रिवर्सिबल। लिख लेंगे जल्दी से टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस लिख लो जल्दी से एक बार।
लिख लिया तुमने? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होंगे? कोई बता सकता है क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? चलो सर एक रिवर्सिबल काम में करो। हाँ बोलो बोलो। सर रिवर्सिबल में नेग्लिजिबल चेंज आएगा और रिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल में नेग्लिजिबल चेंज आएगा और रिवर्सिबल में चेंज आएगा। एक लाइन तो दिमाग में रख लेना, रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं एक लाइन बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, आगे जाके बहुत यूज करूंगा मैं इसको। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन में बता रहा हूँ तुम्हें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। कभी भी किसी प्रोसेस में बहुत कम चेंज आ रहा है, कभी भी किसी भी प्रोसेस में अगर बहुत कम चेंज आ रहा है तो उसे रिवर्सिबल बोलेंगे। मतलब ऐसा चेंज जिसको हम तो ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। किसी भी प्रोसेस में अगर ऐसा चेंज आ रहा है जिसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं तो वो है रिवर्सिबल चेंज। इसलिए अब तुम एक लाइन में बताओ कि सिस्टम में प्रोसेसेस कैसे होंगे और सराउंडिंग्स में प्रोसेसेस कैसे होंगे। कोई भी तुम में से बता सकता है क्या इसका आंसर? सिस्टम में प्रोसेसेस कैसे होंगे, रिवर्सिबल होंगे कि इरिवर्सिबल होंगे, और सराउंडिंग्स में प्रोसेस कैसे होंगे, रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल? ये सोच के सर आंसर देना। सिस्टम में इरिवर्सिबल होंगे, और सराउंडिंग में सराउंडिंग में रिवर्सिबल होंगे। किसने दिया आंसर? सर छवि। सभी बहुत अच्छा आंसर, तो बहुत अच्छा दिया। रीजन देना इसका, एक बार रीजॉइन करेंगे एक बार पहले।